नहीं रही तब्दीलियां। क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। Get him out of here. Get out. पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, जिन पर प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले तो आखिरकार हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई है सेनेट के इलेक्शन को लेके, और सदर साहब ने एक रेफरेंस दायर करवा दिया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें आला अदलिया से रहनुमाई तलब की गई है कि सेनेट का इलेक्शन क्या अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आता है कि नहीं आता, क्या ओपन बैलेट शो ऑफ हैंड के ज़रिए सेनेट का इलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अब जो सेनेट इंतखाबात का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है। बॉल जो है सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे फैसला क्या करती है। और सदर आरिफ अलवी का अपने अहद में, अपने दौरे सदारत में ये दूसरा बड़ा इम्पॉर्टेंट, बड़ा क्रूशियल और बड़ा हिस्टोरिकल रेफरेंस होगा, जिसकी तरफ अब पूरी कौम की नज़रें हैं, तमाम सियासी जमातों की नज़रें हैं। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा एलिमेंट जो पहले भी हम डिबेट कर चुके हैं, वो भी आज डिबेट करेंगे कि क्या इन तमाम मामलात के लिए मुतल्लिका फोरम सुप्रीम कोर्ट है या ये मामलात पार्लियामान में तय होने चाहिए। उससे आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आई है। आज आसिफ अली जरदारी साहब ने नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से कांटेक्ट किया और उनको अपना पीस ऑफ माइंड सुनाया कि जी पीपल्स पार्टी समझती है कि ज़िमनी इलेक्शन का मैदान और सेनेट इलेक्शन का मैदान खाली नहीं छोड़ने चाहिए और इस्तीफ़े इस पॉइंट पे नहीं देने चाहिए, जिससे ज़ाहिर इख्तलाफ किया नवाज शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा कि जी इस्तीफ़े दे दें तो फिर सेनेट का इलेक्शन हो ही नहीं सकता। मौलाना फजल रहमान ने अलबत्ता बड़ा मोहतात अंदाज अपनाया। उन्होंने कहा कि जी देखते हैं, इस पे जो पीडीएम का सबराही इजलास है वो फैसला करेगा। लेकिन इस वक्त जो चहमगोइयाँ हो रही हैं, बल्कि चहमगोइयों से बढ़ के जो इस वक्त बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तलाफ कर रही है पीडीएम के बयानिए से, या अगर बयानिए से नहीं तो क्या पीडीएम के तरीक़ाकार से इख्तलाफ कर रही है या सेकेंड थाट ले रही है या कोई और मामलात हैं। इस पर सवालात उठाएंगे। आज दूसरे दिन भी वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नेंस की बात की और कहा कि जी मुल्क में सब कुछ है, सिर्फ गवर्नेंस नहीं है। तो सवाल यही तो पैदा होता है कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत करने क्या आई है। अगर 2.5 साल बाद भी आप ये कह रहे हैं कि मुल्क में सब कुछ है, गवर्नेंस नहीं है, तो 2.5 साल में आपने किया क्या। कल भी वज़ीर आज़म ने इसी किस्म की बात की थी कि 2.5 साल तो हमें पता ही नहीं चला, हमें तो तैयारी नहीं थी, हमें तो खबर ही नहीं थी। 2.5 साल तो हमें सिर्फ मामलात समझने में लग गए, जिसको जाहिर है तमाम सियासी जमातें, खासकर अपोजिशन, हुकूमत के खिलाफ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि 2 दिन में प्राइम मिनिस्टर ने गवर्नेंस के हवाले से, तजुर्बाकारी के हवाले से, अहलियत के हवाले से अपनी बेबसी या अपने कंसर्न्स या अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है? क्या ये भी पीडीएम का दबाव है? इस पर बात करेंगे। और पीडीएम की बात हो रही है तो आज मर्दान में एक पावर शो था। ये वो सारी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं पॉलिटिकल, जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और प्रोग्राम के फ्लो को डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़ा ज़बरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट आज मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकज़ रहनुमा हैं और सेनेटर हैं मोहसिन अजीज़ साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट भी हैं कमर जबान कायरा साहब, और मुस्लिम लीग नून से सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं मलिक अहमद खान साहब, वो भी लाहौर से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। कायरा साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई सेकंड थॉट है, कोई आफ्टर थॉट है? अगर पीडीएम के बयानिए से नहीं तो क्या पीडीएम के तरीक़ाकार से इख्तलाफ है? क्योंकि पहले दिन से कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं देगी और आज वो बात जरदारी साहब की टेलीफोनिक गुफ्तगू में खुल के सामने आ गई। गरीदा, पहली गुजारिश तो यह है कि पीपल्स पार्टी पहले दिन से अपना जो नुक्ता नजर है वो फोरम पे बयान करती रही है। अब भी सरबराह इजलास होगा तो पीपल्स पार्टी उसमें अपना नुक्ता नजर देगी। इस वक्त क्योंकि सेनेट के इलेक्शन रोकने न रोकने, इसमें पार्टिसिपेट करने या ना करने का सवाल उठ रहा था जी। इस दरमियान हम पीडीएम के बनने से भी पहले इलेक्शन कमीशन के पास गए हुए थे, पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट, कि बाय इलेक्शन कराए जाएं, क्यों आप नहीं करा रहे? आपने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन करा दिए, बाकी जगहों पे इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये क्यों नहीं हो रहे? उस पर भी फैसला हो गया और हम समझते हैं कि हमें हुकूमत को एक्सपोज करना है, इनकी पॉपुलैरिटी को, अवाम के अंदर जो गेज है वो बताना है कि ये है क्या,
और अगर जब वक्त आएगा तो फैसला हो सर, जाएगा। गवर्नमेंट को तो आपने कि गिलगित हमने बल्तिस्तान के तारीख का- इलेक्शंस में भी एक्सपोज कर दिया था, वहां पर भी पॉपुलैरिटी सामने आ गई। जीबी का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा के ले गई, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पीडीएम बनने से पहले ही लेकिन नहीं, एक मिनट कहाँ उठा के ले गई? 25% वोट हम लेके टॉप कर रहे हैं, सीटें उनको दिला दी गई। जैसे दिलाई गई 7 के 7 मेंबरान जो ताले के निशान पे जीते थे वो ज्वाइन करा के हुकूमत बना दी गई। ये कौन से उड़ा के ले गए? ये इसको छोड़िए, ये का और बहस है, उधर चले जाएंगे हम। इस वक्त मुबाहिसा किसी और बात पे है। सवाल ये है कि हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, बाय इलेक्शंस में हम गवर्नमेंट को भी एक्सपोज करना चाहते हैं। हम कोई मैदान इनके लिए खाली भी नहीं छोड़ेंगे, और जब इज्तिमाई इस्तीफे देंगे तो उसके बाद तो क्योंकि जनरल इलेक्शन का मुतालबा होगा और उसमें फिजाज आएगी, तो चंद हलकों के अंदर अगर आप अपने लेकिन वो बाई इलेक्शंस कायरा साहब, वो बाई इलेक्शंस इसलिए हो रहे हैं ना कि सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल हो सके। आपने दुरुस्त कहा कि पीडीएम बनने से पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही उसूली मौकिफ था, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। लेकिन उसके बाद पीडीएम बन गई, उसके बाद आपका एक मुश्तरका बयानिया आ गया, आज जरदारी साहब की गुफ्तगू खुल के वाज़े आ गई। बयानिए के अंदर सेनेट के इलेक्शन, उस बयानिए के अंदर, उस पर एलामिये के अंदर सेनेट के इलेक्शन को रोकने का कोई इस तरह वाज़े तस्वर नहीं था। लेकिन हम पीडीएम की क़यादत के साथ हैं, हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। सेनेट का इलेक्शन जाके मार्च में होता है, फर्ज करें इलेक्शन कमीशन डेट देता है, और उससे पहले पीडीएम फैसला करता है कि सेनेट के इलेक्शन का में पार्टिसिपेट किया जाए। तो क्या हमें अपनी 2 सीटें, 3 सीटें, 4 सीटें जो भी हमें मिल सकती हैं, उसका नुकसान उठाना चाहिए और उसकी बुनियाद पे हमें अपनी कैलकुलेशन में नुकसान लेना चाहिए? क्या ऐसा करना चाहिए? क्या हम सेनेट सर, इस वक्त जो पीडीएम की सोच है वो तो ये है कि मौजूदा सेटअप में सेनेट के इंतखाबात नहीं हो सकते, इस वक्त तो ये सोच है, और यही आज नवाज शरीफ साहब ने इख्तलाफ किया जरदारी साहब से। मुख्तलिफ बहस है। एक ये है कि अगर पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत डिसॉल्व नहीं बल्कि असेंबली तोड़ देती है तो इलेक्टोरल कॉलेज का एक जो आर्म है वो मुअत्तल हो जाएगा। ठीक, इलेक्शन जो होते हैं सेनेट के, इसके 5 आर्म है, इसके 5 इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं, 4 सूबे हैं, एक मरकज है। इससे पहले फाटा होता था, फाटा का अब इलेक्शन खत्म हो गया क्योंकि वो मर्ज हो गया है केपी में। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि एक आर्म तो आप रोक सकेंगे, लेकिन बाकी 4 आर्म्स को रोकना वो एक सूरत तो हो सकती है कि मुल्क के अंदर सारी असेंबलियां टूट जाएं और या तोड़ दी जाएं तो इलेक्शन रुक जाए। ये इस पे बहुत सारी बहस है। हाँ। एक तरफ ये मुबाहिसा है यानी कि पीपल्स पार्टी को सेकंड थॉट्स हैं, इख्तलाफात हैं, या आप सेकंड थॉट्स, आफ्टर थॉट्स ना कहें, तहफ्फुज़ात कहें। ये थॉट फर्स्ट थॉट ही है। हम पहले दिन से ये बात कर रहे थे और आज भी हम अपनी जो साथी क़यादत है, मुख्तलिफ जमातें हैं, हम उनके साथ अपना मुबाहिसा जारी रखे हुए हैं और ये मुख्तलिफ मौके पे कौमी क़यादत जो है, पीडीएम की क़यादत जो है, जमाती लीडरशिप जो है, वो बैठ के फैसले करेगी। उसके अंदर हमें उनसे राब्ता करके, लेकिन हमने कोई मीडिया के जरिए डायलॉग तो नहीं किया ना, फिर भी उस क़यादत के साथ बात की। अगर जरदारी साहब ने बात किया तो मियां साहब से, मौलाना फजलुर रहमान साहब से, बिलावल साहब ने की तो महमूद खान अचकज़ई साहब से, तो इस तरह के राब्ते ही हुए हैं ना। तो लीडरशिप के लेवल पे ये राब्ते करके हालात के मुताबिक फैसला करना, जिस तरह गवर्नमेंट कर रही है कि गवर्नमेंट ने एक सरप्राइज दे के ये कहा जी कि हम कबल अज़ वक्त सेनेट के इलेक्शन कराएंगे। क्यों कबल अज़ वक्त कराएंगे? इसकी रीजन कोई नहीं है। और आप सेनेट के इस इंतखाब की वजाहत के लिए इलेक्शन कमीशन में नहीं, पार्लिमान में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और अदलिया को आप उस मामले में घसीट रहे हैं सियासत में, जिससे अदलिया को दूर रहना चाहिए। तो आपकी पीपल्स पार्टी की एक्सपेक्टेशन, पीपल्स पार्टी की एक्सपेक्टेशन क्या है सर कायरा साहब? आज प्रेसिडेंशियल रेफरेंस तो चला गया, तो समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को ये कर सकती है और मेरी दानिश में कर देगी कि आपका फोरम हम नहीं है, आपका फोरम पार्लिमान है, और वहां जाइए, तो वहां से फैसला लीजिए, क्योंकि ये कोई अदालती इशू नहीं है, इसमें कोई लीगल इशू नहीं है जिसको आपने वदात करानी है। बल्कि अगर आपने लीगल भी करना है, कानून भी अमेंड करना है, इलेक्शन लॉज भी अमेंड करने हैं, तो इवन देन उसका फोरम सुप्रीम कोर्ट नहीं है, उसका फोरम पार्लिमान है। और हमारा मौक़िफ़ ये भी है कि जो भी इलेक्शन है, अगर आइन कहता है पाकिस्तान के अंदर होने वाला कोई भी इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए नहीं हो सकता, तो सेनेट का इलेक्शन होता है, लिहाजा ये ओपन बैलेट के जरिए नहीं हो सकता। बट इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को घसीटना ये बहुत
गैर दानिशमंदाना फैसला। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात की कारी साहब। मैं इस पे दोबारा आपके पास वापस भी आऊंगी, लेकिन बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी डिबेट में इन करना चाहती हूं। और ये जो लॉजिक है कि इस पे फोरम मुतल्लिका पार्लियामान है, तो गवर्नमेंट फिर ये कहती है कि जो अपोजिशन तो पार्लियामान में आके बात करने को तैयार ही नहीं है। लेकिन मलिक अहमद खान साहब, आपसे मेरा सवाल होगा, कायरा साहब बेशक एडमिट ना करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेशक इसकी जो भी वजाहत दे या इसकी जो भी तावील दे या जिस तरह से मर्जी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, लेकिन एक चीज वाजे है और यही सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजरियात में, सोच में, ख्यालात में इस वक्त वाजे एक खलीज ना कहें, दरार ना कहें, इख्तलाफ ना कहें, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात बहरहाल मौजूद हैं सेनेट के इलेक्शन को लेके, ज़िमनी इलेक्शन के मामलात को लेके, इस्तीफों को लेके। मलिक अहमद खान साहब। जी गरीब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, एक तो पहली बात तो ये है कि जो अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बात की जाए तो जो कायरा साहब कह रहे हैं वो इंतहाई मुनासिब बात है उनकी, क्योंकि जो भी फैसला होगा वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टी सर जरदारी साहब ने आज अपना माइंड सुना दिया ना, उन्होंने नवाज साहब से और मौलाना साहब से गुफ्तगू में उन्होंने अपनी राय दी है, अपना फैसला दिया। मेरी सर, तो क्या पीपल्स पार्टी उस राय से हटेगी तो नहीं ना? कायरा साहब, मैं आपके पास वापस दोबारा भी आऊंगी। मलिक साहब देखिए, हम अपनी राय, अपनी बहस के लिए अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अगर आप करेंगी तो मुझे करना पड़ेगा। सॉरी मलिक साहब, सॉरी। अच्छा सर, प्लीज आप कह लें, कायरा साहब आप कह लें जो कह रहे हैं। नहीं, आई थिंक कायरा साहब ने कर लिया। जी मलिक साहब। अच्छा देखिए, मैं आपसे कह रहा था क्योंकि कायरा साहब खुद भी पीडीएम के जो सरबराहान है उनके बाद अगर कोई उसमें कुछ लोग मुवस्सिर हैं तो उनमें कायरा साहब एक है, तो उनकी राय को बहुत एहतराम है। तो मैं तो पीडीएम के कारकुन की हैसियत से ये बात कह सकता हूँ कि अगर कोई सियासी जमातें, बिलफर्ज पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग या जमीयत उलमा इस्लाम, कोई एक अपनी सोच रखती भी हैं, लेकिन पीडीएम बहरहाल जो भी फैसला करेगी वो मुतफिका फैसला करेगी। अगर ये पीडीएम कल तस्वर करती है कि सेनेट के इलेक्शंस में जाना है तो मुतफिका फैसला होगा। अगर पीडीएम ये फैसला करती है कि नहीं करना तो उसमें अगर किसी दूसरी जमात की राय मुख्तलिफ भी होगी, लेकिन जो फैसला पीडीएम मुतफिका तौर पे करेगी वो सबके लिए काबिल कबूल। यानी कि नून लीग समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तलाफ नहीं रखती या नहीं रखेगी इन 2-3 मामलात पे। मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि अगर इन प्रोसेसेस में, क्योंकि जो मैं समझा हूँ ये है कि अगर आज हम इन बाई इलेक्शंस में चले भी जाते हैं या सेनेट के इलेक्शंस में चले भी जाते हैं, तो एज एंड व्हेन जब पीडीएम की सरबरा जो उनकी सरबरा मीटिंग होगी वो ये फैसला कर देगी कि हमने इसमें से निकलना है, तो वी कैन लीव इट डन एंड देयर। वो तो कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। आपने बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया है, आपने बड़ा मोहतात अंदाज में जवाब दिया है, बट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, बिकॉज या तो ये हो सकता है या वो हो सकता है ना। तो अगर पीडीएम फैसला करती है, जैसा नवाज शरीफ साहब ने भी आज कहा कि नहीं जी, वो अपनी बात पे कायम है कि इस्तीफे दे देने चाहिए, सेनेट का इलेक्शन इससे रुक सकता है, अगर पीपल्स पार्टी इससे इख्तलाफ करती है तो वे वुड पीएमएलएन स्टैंड देन। अच्छा देखिए गरीबा, ये बात आप जो है ना, इसको मैं खारिज इम्कान इसलिए कह रहा हूँ कि जब ये पीडीएम की ये सारी जॉइंटली पॉलिटिकल पार्टीज बैठी तो ये कुछ बहुत सारी बातें ऐसी थी जिन पर एक मुतफिका एलामिया जारी किया गया, और वो मुतफिका एलामिया इसी चीज का नाम था। जब एपीसी हुई और पीडीएम की फॉर्मेशन हुई तो उसके अंदर कुछ उन्होंने अपने नुकात रखे जो कि इस पूरी तहरीक का हिस्सा रहेंगे। उसमें कुछ चीजों पर देर बदेर वक्त या पहले ये कोई बात की जा सकती है, लेकिन इसमें सबसे बुनियादी बात यह है कि जो भी फैसले होंगे वो मुतफिका तौर पे होंगे। तो अगर आज पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग, once again a diplomatic answer, once again a very मोहतात, well played sir, मलिक अहमद खान साहब, well played। लेकिन आप जवाब मुकम्मल करें मलिक साहब, जवाब मुकम्मल करें फिर। देखिए, मेरा ये मानना है कि क्योंकि ये एक सियासी इत्तेहाद है और ये इत्तेहाद, इसके मकासद बड़े हैं। सेनेट का इलेक्शन एक बड़ा ट्रिवियल पॉइंट है, इसमें इस हुकूमत का रहना या ना रहना एक बड़ा ट्रिवियल पॉइंट है। इसके मकासद हैं कि ये एक ऑपरेसिव माइंडसेट के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं। इसके मकासद है कि एक आइन की बालादस्ती की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके मकासद जो है वो पर्सनलाइज नहीं है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। मेरा जो भी आपसे मुकालमा है, मेरा मुकालमा जमहूरी जदोजहद की बुनियाद पर है, और वो तमाम हथकंडे जिनकी वजह से हम समझते हैं कि कोई भी ऑपरेशन, चाहे वो
अब मेरे किसी किस्म के हकूक के ऊपर किसी तरह की भी ज़र्ब है ठीक तो मेरे मकासद तो इस तहरीक से वो वाबस्ता है। ठीक तो मैं इसमें ये इन बातों के अंदर उलझ के ठीक। अपने बड़े मकासद को ज़ाया नहीं करना चाहता। बिल्कुल ठीक है। आई होप कि मलिक अहमद खान साहब वरीदा एक छोटा सा जी, गुजारिश कायरा करूं, साहब, जी, देखिए कायरा एक साहब, हुक्म एक करें। इस मुबाहिसे में एक और बात भी ज़हन में रखिए जी कि सेनेट का डिसोल्यूशन मुतालबे में नहीं है, ठीक असेंबलियों की डिसोल्यूशन मुतालबे में है, नए इलेक्शन का मुतालबा है, इस हुकूमत का चले जाना मुतालबे में है, सेनेट डिसॉल्व कर दी जाएगी ये मुतालबे में नहीं है। आप बिल्कुल लिहाजा दुरुस्त सेनेट का एक रेगुलर फोरम है और उस फोरम पे अगर पीडीएम की क्यादत या क्यादत में से कुछ लोग या कोई एक जमात ये समझती है कि इस मैदान को खुला छोड़ के हम हुकूमत को अक्सरियत दिलवा दें, ये दुरुस्त नहीं होगा। ठीक तो क्योंकि ये रेगुलर फोरम है, हम इसको क्विट नहीं कर रहे, लिहाजा इस पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये बाकी दोस्तों को कन्विंस करने के लिए आप अपनी राय दे सकते हैं, बाकी लोग उससे मुतमईन हो सकते हैं, आप उनको कन्विंस कर सकते हैं या वो आपको कर सकते हैं। लेकिन तो फिलहाल राय तो दी जा आपके सकती बाकी है। दोस्त तो ये- इससे मुतमईन नजर नहीं आते ना, फिलहाल इससे कन्विंस नजर नहीं आते। सेंटर मोहसिन अजीज साहब बड़े तहम्मुल से, बड़ी तसल्ली से आप सुन रहे हैं और मैं यही चाहती थी कि आप तसल्ली से ऑपोजिशन को सुन लें और फिर तसल्ली से अपना जवाब दें। आपसे सवाल तो मैंने करना था पीडीएम की स्ट्रैटेजीज और आपकी काउंटर स्ट्रैटेजी के बारे में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर खुद कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। पीडीएम के कंफ्यूजन को आप छोड़ दें, पिछले 2 दिन से वो बार बार अज खुद हुकूमत की नाअहलियत, हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट दे रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया मुल्क में सब कुछ है, गवर्नेंस नहीं है, तो फिर 2.5 साल से पीटीआई की गवर्नमेंट कर क्या रही है मुल्क में? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात यह है कि सबसे पहले जो आपके ये सवालात हैं, कन्फ्यूजन का हम शिकार नहीं है, कन्फ्यूजन का तो मैं समझता हूँ कि पीडीएम शिकार है। बात यह है कि हमने तो पहले दिन से कहा था कि ये जो इस्तीफों का है ये एक डरावा है, एक थ्रेट है। हाँ। इससे कुछ भी नहीं होगा। हमें मालूम है कि जब सिंध गवर्नमेंट की बात आती है तो ये कितनी जिटरी हो जाते हैं, क्या क्या किस किस वक्त कहाँ पे बार्गेनिंग हुई कि ये सिंध गवर्नमेंट हम छोड़ने को तैयार नहीं है, उसके लिए क्या क्या ये जो है इन्होंने बातें पास्ट में भी मानी है, वो सब हर एक के सामने है। कौन सी बार्गेन की बात कर रहे हैं आप? जब सेनेट की कोई इलेक्शंस की बात भी थी, चेयरमैन साहब की बात भी थी, जब 64 आदमी खड़े हुए और वोट 50 आदमी ने दिया, वो 14 आदमी कहाँ चले गए, ये तमाम एक लंबी दास्तान है। किसके साथ बात थी? आपकी बात जिसके साथ भी थी, लेकिन रिजल्ट ये था कि 64 आदमी खड़े हुए और 50 आदमी ने वोट दिया और वो 14 आदमी हम जैसों को मालूम है, और आपने कायरा साहब उनके साथ कुछ भी नहीं किया। एक मिनट मुझे अगर अर्ज करने दें, आपने उन लोगों के साथ कुछ भी नहीं किया। वो लोग अयान हैं, वो सामने हैं, एक रात पहले क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, कौन गया, ये सबको मालूम है। बहरहाल बात ये कि देखें, एक तरफ पीटीआई है कि जब उसको शक भी हुआ अपने मेंबरान के ऊपर तो उन्होंने 20 मेंबर जो है अपने जो पीटीआई के थे, हमारे केपी के खैबर पख्तूनख्वा की उसमें असेंबली में, उनको अगले साल टिकट भी नहीं दिया, उनको पार्टी से भी निकाल दिया, उन पे एक्शन लिया। तो इस गुफ्तगू में हम नहीं जाते, लेकिन जहां तक इस्तीफों का सवाल है, ये पहले भी ये आया था और आज ये कंफ्यूजन खुल के सामने आ गई है। लेकिन मोहसिन साहब, सवाल मेरा आपसे गवर्नमेंट की गवर्नेंस पे था। मोहसिन साहब, सवाल गवर्नेंस पे था। जी, वो भी आपको बताता हूँ, वही बताता हूँ कि देखिए, खान साहब एक खुली बात करते हैं, सिंध के दिल से बात करते हैं और बताते हैं कि देखिए, हमारी तो शुरू से भी यही बात थी कि हमें जो गवर्नेंस की बातें थी, वो गवर्नेंस की बात यह है कि जो हमें जो विरसे में जिस तरीके से ब्यूरोक्रेसी मिली है, जो उनकी लेगेसीज थी, जिस तरीके से उनको पाला गया, किस किस कीमत पे पाला गया, वो हमें लेगेसीज जो है वो इनहेरिट हुई। उसको तोड़ने में, उनसे बातें निकलवाने में और सब कुछ करने में टाइम लगा। देखिए, मैं फिर उस बात पे अर्ज करता हूँ कि इनका जो तमाम ये बयानिया है और तमाम ये जो मूवमेंट है, ये क्या है? ये दो ही चीजें हैं। एक ये है कि इनको मालूम है कि अब जो है ये गवर्नमेंट जो कुछ भी थी कि कारकर्दगी जो कुछ भी थी, उसमें खामियां भी जरूर मौजूद थी और हैं, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जा चुकी है। एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन शुरू हो चुकी है। आप एक सिर्फ इंसाफ कार्ड को ले लें, इंशाल्लाह 1-1.5 महीने के बाद जो इंसाफ कार्ड आएगा, आपका शनाख्ती कार्ड विल इनेबल यू टू गो टू एनी
हॉस्पिटल ऑफ द कंट्री। अच्छा मोहसिन साहब, आपको कट इन करने की माजरत, लेकिन ये जो आप बातें कर रहे हैं, एक तो ये डिबेटेबल है, जाहिर है ऑपोजिशन इस पे जवाब देना चाहेगी, दूसरा ये लंबी बात हो जाएगी। तो इफ यू अलाउ मी, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, वापस आपकी तरफ ही आऊंगी और फिर जाहिर है आपकी इन बातों का ऑपोजिशन जवाब भी देना चाहेगी। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड आई होप कि ब्रेक से वापस आएंगे तो मलिक अहमद खान साहब वीडियो पे DSNG पे हमारे साथ होंगे, कमर जमान कायरा साहब भी हैं, सेनेटर मोहसिन अजीज साहब भी। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर मोहसिन अजीज साहब, मलिक अहमद खान साहब और कमर जमान कायरा साहब। सेनेटर मोहसिन साहब, अब बात कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इनको मालूम है कि खान साहब न दबने वाला है न झुकने वाला है, और उनकी कुछ जाती लड़ाई भी नहीं है इनके साथ, कोई जाती अना की बात भी नहीं है। वो जो बात कर रहे हैं वो मुल्क के लिए बात कर रहे हैं, और बार बार वो एक ही बात कर रहे हैं कि नो NRO। अब बात ये है कि देखिए, सर गवर्नेंस, जब ये बात सर NRO नहीं गवर्नेंस, सर गवर्नेंस, NRO को छोड़ दें, गवर्नेंस सर, गवर्नेंस नहीं सर। देखिए मैडम, बात ये है कि गवर्नेंस जो बात है वो आपके सामने आ रही है। देखिए एक गवर्नेंस सामने आ गई, आपका जो है करंट अकाउंट डेफिसिट कहां से कहां चला गया, आपका जो है सर अंडे कितने के हैं सर, अंडे कितने के दर्जन है सर, आटा कितने का है सर? एक चीज रह गई है जो कि है वो महंगाई है, उसके ऊपर भी काबू पाया जाने की कोशिश हो रही है, और वो भी आप देखेंगे इंशाल्लाह कुछ मदद में वो कवर हो जाएगी। उसमें कुछ सप्लाई की देखिए शॉर्टेज थी, आप समझे कि ये जो आती है ये सप्लाई एंड डिमांड की बात होती है। चूंकि कोरोना की वजह से, बाकी वजूहात की वजह से कुछ इंडस्ट्री नहीं चली, कुछ कोरोना की वजह से मुश्किलात पैदा हुई, तो सप्लाई साइड शॉर्ट जब हुई, डिमांड अपनी जगह मौजूद थी, उसकी वजह से जो है ये महंगाई भी हुई। बहरहाल उसमें गवर्नेंस इश्यूज भी थे, और वो गवर्नेंस के इश्यूज कुछ सेटल किए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं चली कि देखिए अब यहाँ कायरा साहब, मोहसिन साहब अब यहाँ कायरा साहब का सवाल ले लें, मोहसिन साहब अब यहाँ कायरा साहब का सवाल ले लें। जी कायरा साहब ले ले जी बोले। देखिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि चीनी में कौन सी इंडस्ट्री नहीं चली कि चीनी की शॉर्टेज हो गई, वो क्रिएट की गई गलत फैसलों की बदौलत या बदध्यानती की बदौलत, जो भी उसको कहा जाए। आपने पहले चीनी एक्सपोर्ट की, फिर वही इंपोर्ट की, मैं उसमें सब्सिडियां दी, महंगे दामों इंपोर्ट करके एक कमीशन बनाया, उस कमीशन की रिपोर्ट आई, टाइम फिश कहा गया, किसको पकड़ा गया, आज तक किसी के खिलाफ कोई एक्शन हुआ? ठीक। आटे की रिपोर्ट आई, आटा कहाँ कौन से मुल्क में स्मगल हो गया आपको पता है। आपके वजीर कहते हैं, ये तो मोहसिन साहब ये तो होता रहा कि फसल जब साल का एंड होता है, नई फसल आने से पहले शॉर्टेज हो जाए कि जी हमारी कैलकुलेशन नहीं थी, हमें सही फिगर नहीं आ सका, हम वो प्रिक्योरमेंट उतनी नहीं कर सके, या एक्स्ट्रा खर्च हो गई या जाया हो गई, वो तो साल के एंड में। लेकिन अभी आपकी फसल उतरी नहीं, और उसी महीने खड़े होके आपके वजीर खुराक ये कह रहे हो कि 60 लाख गंदम प्रिक्योर की थी, पता नहीं किधर गई है, और उसी महीने आप गंदम मंगवाने के लिए तगदो कर रहे हो। तो क्या उसको हम क्या कहें, ये बड़ी आला गवर्नेंस की मिसालें हैं। उसमें कौन सी इंडस्ट्री बन गई, इसमें कोविड का क्या तल्लुक आ गया। इसी तरह अद्वियात महंगी हो गई, फिर और महंगी हो गई। आपके अपने वजीर को निकाल दिया आपने, और फिर उस पर कुछ नहीं हुआ, कमीशन बना, कमीशन की रिपोर्ट आई, कुछ नहीं हुआ, और उसको आपने अपना इसका जवाब लेते हैं मोहसिन साहब से। मोहसिन साहब, उस फ्रॉड में आपने क्या किया, रिपोर्ट आई, क्या हुआ? मोहसिन साहब जवाब दें। के ऊपर एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, एक कमीशन बना, रिपोर्ट आई, क्या हुआ? आप बताएं तो सही। बड़े तगड़े सवाल हैं कायरा साहब के, अगर आप चाहते हैं तो मलिक अहमद खान के भी सवाल ले लेते हैं, अगर आप चाहते हैं। कहते हैं गरीदा, एक मिनट, अब वजीर आजम कहते हैं के पास टाइमली ना जाना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। उस गलती की कितनी बड़ी सजा दी कौम को आपने, और कितने में पड़ी वो गलती, ठीक है, उसका कौन हिसाब देगा? कायरा साहब इनके जवाब लेते हैं ना मोहसिन साहब से, वो बड़े बेचैन हो रहे हैं जवाब देने के लिए। मोहसिन साहब अगर आप इजाजत दें तो मलिक साहब से भी सवालात ले लें, ताकि सबके आप इकट्ठे जवाब दे दें। क्वेश्चन आवर तो पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। मलिक अहमद खान साहब। अच्छा देखिए, अच्छा चलिए, इसमें मैं कायरा साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए कि अगर किसी गवर्नमेंट की वीट पॉलिसी, शुगर पॉलिसी, उनकी जो IMF के साथ उनकी जो एक अरेंजमेंट होनी है, इन सब में फेलियर हो जाए, तो फिर उसके बाद आप क्या कहेंगे?
और उसके बाद आपके पास उसके बाद आप ये कहेंगे कि 2.5 साल हमें पता ही नहीं था, हमारी तैयारी नहीं थी, हमें तो टीम के लिए वक्त मिलना चाहिए था। बिल्कुल ब्रॉड मैं आपके साथ एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखिए ना कि फेलियर किन चीजों का, यानी एक हुकूमत का काम क्या है कि एक होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव व्हीट पॉलिसी दे जिसमें प्रोक्योरमेंट भी हो और सप्लाई भी हो। गवर्नमेंट का काम क्या है कि एक बिल्कुल ऐसी शुगर पॉलिसी रखे जिसके साथ चीनी की कीमत बढ़े भी ना और उसकी सप्लाई भी वाफर हो। तो इन दोनों चीजों में जब ये नाकामी, इन एडिबल्स में ये नाकामी है, तो बाकी गवर्नेंस के शोबों को गिनना और गिनवाना तो वो तो एक बड़ी मुश्किल सी बात है। अच्छा, और एक मैंने आज देयर इज अ रिपोर्ट इन बिजनेस रिकॉर्डेड टुडे, वो जो है कह रही है कि एक ये जो बार बार ये कहा जा रहा है कि जी ये बड़ा हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस है वो बड़ा प्रॉपरली उसमें बड़ी कमी देखने में आ रही है, करंट अकाउंट डिफिसिट में, और इंपोर्ट बिल्स कम है और एक्सपोर्ट हमारी बढ़ रही है, सारी बात। अच्छा, इसमें 3 फैक्टर्स को कैसे कोई मिस कर सकता है? जब आप आज 2020 की बात करेंगे तो आपको उन फैक्टर्स पे गौर करना पड़ेगा जिन्होंने इसको 2018-19 में इस काबिल किया। यानी जो आपकी 15-16 की पॉलिसीज थी, तो ये कभी भी ट्रेड के जो बिल्स हैं वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के 1 साल की अरेंजमेंट में नहीं प्रोवाइड होते। यानी अगर आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है एक्सपोर्ट बेस्ड प्रोडक्शन भी नहीं दे पा रही थी, आपकी एक बड़ी आपकी एक एनर्जी शॉर्टेज थी, बड़े क्राइसिस थे, और वो आपने ओवरकम किए, एक पॉलिसी दी जिसके नतीजे में आज आपके यहाँ पे आप खड़े हुए। तो ये आई फेल टू अंडरस्टैंड कि कुछ इनके जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं वो एक ऐसी अपनी ब्रीफिंग दे देते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर को भी दे देते हैं, और वो आने के बाद अपनी मीडिया टीम को दे देते हैं, दे कम 7 to 11 और एक वो अपना एक बयानिया तरतीब देके। लॉजिकल पॉइंट्स। अब जवाब ले लें। वरीदा, एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा जी मैं आखिरी सवाल कर दूं, मोहसिन साहब बड़ा अच्छा जवाब दे देंगे। गुजारिश ये है कि इस हुकूमत का सबसे जो बड़ा बैनर आइटम था ना, वो था अकाउंटेबिलिटी, कि हम बाहर पैसा पड़ा हुआ है, लूट का माल है, 200 अरब डॉलर पड़ा है, हमने लोकेट कर लिया है और हमारे पास सबूत है, हम जो ही गवर्नमेंट में आएंगे हमने सारे सबूत अदालतों में देने हैं और वो पैसा वापस लाना है। 100 अरब दुनिया के मुंह पे मारना है और 100 अरब से पाकिस्तान में लहरें बहरें करा देनी है। उसका क्या हुआ? वहां भी आपको बड़ा लेट समझ आई। आपने अकाउंटेबिलिटी में आज 2.5 साल बाद कह रहे हैं कि जी देखे क्या करें, कानून के अंदर सुकम है, हम जो प्रोसिक्यूशन है वो जरा अच्छी नहीं है। तो प्रोसिक्यूशन को क्या मैंने और गरीदा ने मिलकर ठीक करना था या मलिक अहमद खान साहब ने उसको ठीक करना था? आपने क्या किया आप बताइए? आपका काम था ना, आपका बैनर। आज भी आपने अपने मुखालिफिन को पकड़ पकड़ के जेलों में रखा हुआ है। जवाब ले लें। सजा हो गई, फलां को हो गई। इन सारी चीजों की सजाएं किस बात पे हुई? क्या करप्शन पे हुई? आंसर इज नो। आपने लोगों को जेलों में रखा है, अदालतें आपसे पूछ रही है सबूत कहाँ है? सबूत नहीं है। रेफरेंसेस कहाँ है? रेफरेंसेस नहीं है। वो आज आप लोगों के सवाल बड़े लंबे लंबे हैं, अब इतनी तफसील से जवाब भी देने थे मोहसिन साहब को। और कायरा साहब, आपकी इस बात का वज़ीर आज़म साहब ने आज जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो गलत रास्ते से पैसा कमाने वाले जो हैं निशाने इबरत बने हुए हैं, कभी अस्पताल जा रहे हैं और कभी मुल्क से बाहर जा रहे हैं। मोहसिन अजीज, ये तो उनका ख्याल है ना, किसी अदालत का फैसला तो नहीं आया ना, वज़ीर आज़म जजमेंट तो नहीं कर सकते। ठीक है, इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है मोहसिन अजीज साहब, कामर जमान कायरा साहब और मलिक अहमद खान साहब के दरमियान। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आएंगे, यहीं से रिज्यूम करेंगे। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मोहसिन अजीज साहब, बात यह है कायरा साहब कि आपको ये मालूम है कि ये जो केसेस हैं ये आपकी गवर्नमेंट भी बनाती रही है नून लीग के खिलाफ, और नून लीग बनाती रही है आपके खिलाफ, लेकिन उसको परसू नहीं किया गया। अब ये केसेस जो हैं, ज्यादातर केसेस जो हैं ये पुराने हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ ये किया है कि इन केसेस पे बिकी नहीं है, इस केसेस पे झुकी नहीं है। ये कहा है कि अकाउंटेबिलिटी के केसेस हैं, इनको चलने दी जाए। कारा साहब, मुझे अर्थ तो करने देना आप थोड़ा सा तो प्लीज। तो बात यह है कि उस पर झुकी नहीं है, बिकी नहीं है, उस केसेस को चलने दिया है और उस पर बार्गेनिंग कुछ नहीं किया, कोई मुकमुका नहीं की। दिस इज द ओनली थिंग, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड द प्रेजेंट। अब यह है कि जी देखिए, अब आपके पास्ट जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो बाहर भागे हुए हैं, उनकी औलाद बाहर बैठी हुई है,
डार साहब बाहर बैठे हुए। तो दिस इज व्हाट द डिफरेंस इज बिटवीन पास्ट एंड द प्रेजेंट। अब बात यह है कि जी देखिए, ऐसा ये बात है कि अभी तक जो है वो पैसा हमें मिला नहीं है, वो मिलना चाहिए था, लेकिन वो है तो ये भी आपको मालूम है कि ये जो इस वक्त का पैसा बाहर जाता है ये बड़ा डिफिकल्ट तरीके से आता है, क्योंकि शेल के अंदर शेल कंपनीज होती हैं, और शेल के अंदर शेल कंपनीज जो होती हैं वो इनको बचा के रखती हैं। मैंने कहा था मैं 100 दिन में ले एक बात है जी जी, बस वो किसी उसने तो तकरीर में देखे, तकरीर में तो यूं अदालतों में फेंकूंगा और इनको इनके पेट फाड़ के पैसे ले आऊंगा। मैंने कहा था कि 100 अरब डॉलर दुनिया के मुंह पे मारूंगा। इस तरीके से तो देखिए शहबाज शरीफ ने क्या बोला था जरदारी साहब के मुताबिक, जरदारी साहब ने क्या बोला था कि इनको मैं तो देखिए ना, मैं करता हूं ना, ये जो तकारीर है कायरा साहब, जो ये तकारीर है जिस वक्त के वहां पे तकारीर होती हैं, बाहर तकारीर होती हैं, इलेक्शन कैंपेन्स होती हैं, उनमें ये गुफ्तगू बाज हो जाती हैं, लेकिन जो है उसको अगर पकड़ा जाए तो आप कह रहे हैं मोहसिन अजीज साहब, आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ सियासी बयानबाजियां थी। मोहसिन साहब, आप कह रहे हैं कि सिर्फ सियासी तकरीरें थी कि जी करप्शन का पैसा वापस लाएंगे। एक हमारा जो प्रेजेंट वजीर है उसने अगर इस तरह की एक बात कर दी थी किसी वक्त में, वो इलेक्शन कैंपेन में कर दी थी, जिसका मतलब था, उसका इंटेंशन सही था कि ये आने चाहिए पैसे और ये पैसे लाने की जुस्तजू की जाएगी। सर कायरा साहब भी वही बात कह रहे हैं कि सिर्फ मुराद सईद ने नहीं कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी बहुत दफा कहा सारी इलेक्शन। तो आप कह रहे हैं कि अब उसमें हर्डल्स हैं, अब उसमें हर्डल्स हैं। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ आवर टर्म यू विल सी अ लॉट ऑफ मनी पोरिंग इन बैक। ये देखिए मैं आपको ये बताता हूं सर, बाय द एंड ऑफ टर्म नहीं मोहसिन साहब, बाय द एंड ऑफ टर्म नहीं, 90 रोज कहा था, बाय द एंड ऑफ टर्म नहीं। इमरान खान साहब ने 90 रोज कहा था करप्शन खत्म कर देंगे, चोरों को उल्टा लटका देंगे। इमरान खान साहब ने नहीं कहा था, किसी और ने कहा था, मुझे इमरान साहब का याद नहीं है, खान साहब नहीं खान साहब का याद नहीं है। अलबत्ता ये देखिए मैं आपको एक बात बताऊं सर, खान साहब के इंटरव्यूज, खान साहब के स्टेटमेंट्स, खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मैं खुद धरने की कवरेज में मौजूद थी। खान साहब हर तकरीर में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखे हुए हैं, सबूत है, हम सबूत देंगे अदालतों में। आज अदालतें उठाओ, ये तो हम सबको मालूम है, ये तो हम सबको मालूम है, ये तो हम सबको मालूम है कि ये करप्शन हुई है। अब तोशाखाना से लेकर बाकी जो है ये ओमनी ग्रुप और ये फलाना ग्रुप और ये फलाना ग्रुप, ये कहां से वो है आज दिन तक, इनके ऊपर जो केसेस हो रही है। देखिए मेरी अर्ज सुने, मेरी एक अर्ज सुने कार साहब, मेरी अर्ज सुने। बात ये है, देखिए अगर देखिए ये मामलात नहीं है तो जब हम एनआरओ की बात करते हैं, जब आप आगे कहते हैं लिख के देते हैं, मेरी अर्ज सुने दे, जब आप लिख के देते हैं कि जी इसमें सुन प्लीज, बात यह है कि इसमें जब आप कहते हैं कि 99 से पहले के केसेस बंद कर दिए जाएं, सुने एक मिनट बात, 99 से पहले के केसेस बंद कर दिए जाएं, इसका क्या मतलब होता है? जब आप कहते हैं लिख के आप देते हैं, जब आप फेटअप के ऊपर आप कहते हैं हम एनआरओ नहीं मांगते, आप कहते हैं 99 से पहले केसेस, आपकी क्लॉजेस में से 3-4 आपको बता देता हूँ, सुन तो लें। आप कहते हैं कि जी जो करप्शन 1 बिलियन से कम हो, ईच करप्शन 1 बिलियन से जो कम हो न खोला जाए। आप कहते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके केसेस को उसका जुर्म न समझा जाए। आप देखिए आप कहते हैं जो बेनामी अकाउंट है, आप कहते हैं कि वो बेनामी अकाउंट को न प्रूव किया जाए। दीज आर ऑल दोस थिंग्स जो आपने लिख के दी हुई है, अब इसको ना आप एनआरओ कहें, इसको आप कहें कि जी कुछ नहीं हुआ, तो कुछ तो हुआ है जो कि पिछले 10 सालों से, ये 20 सालों से नैब मौजूद है, उस वक्त ये किसी ने नहीं मांगा था। क्योंकि आपके दरमियान दो मौका हो जाती थी। तो आपके एनआरओ मांग रहा हूँ, मैं तो अमेंडमेंट फाइल कर रहा हूँ जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है। इंजीनियरिंग का इदारा है ये, नैब बाजू मरोड़ के वफादारियां बदलने का इदारा है ये, हुकूमत बनाने और गिराने का इदारा है ये, लोगों की पगड़ियां उछालने का इदारा है ये, ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट्स हैं, उसकी रोशनी में आपके अपने लोग कहते हैं कि होनी चाहिए।
सर जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, सर जजमेंट्स हैं, सर ख्वाजा साद रफीक वाली जजमेंट पढ़ लें, जजमेंट है सर सुप्रीम कोर्ट की। तो ये भी कहते हैं कि ये 40 चोर वालों की कहानी करते हैं, तो सिसिलियन माफिया भी याद करते हैं, तो वो तो देखिए उनके रिमार्क्स हैं, कुछ सिसिलियन माफिया भी याद करते हैं, वो जो है अच्छा, मलिक अहमद खान साहब बड़ी देर से खामोश है। मलिक अहमद खान साहब आप बड़े बता दें। ठीक है, मलिक अहमद खान साहब आप बड़े तहम्मुल से डिबेट सुन रहे हैं। तो आवाज नहीं आ रही मुझे। थोड़ा सा मैं मोहसिन साहब थोड़ा रिकॉर्ड करेक्ट कर दूं सर। देखिए, इस नैब के लॉ में जो पहला ऑर्डिनेंस जारी किया था वो गवर्नमेंट ने जारी किया, वो किसी ऑपोजिशन के इनपुट के बगैर नहीं हुआ। ये जो पहला ऑर्डिनेंस आप लेकर आए जो बाद में लैप्स हुआ, और वो किस लिए लैप्स हुआ कि जब वो ऑर्डिनेंस आया तो उसको आपने टेबल करना था, तो उसमें अगर कुछ तरामीम, वो तरामीम जो कि ड्रैकोनियन है, वो एनआरओ मांगने की बात नहीं है, उन तरामीम की बात थी जिनके साथ अदालतों का भी, पार्लियामेंट का भी और एक पूरे सिस्टम की हम समझ रहे थे कि बड़ी अनब्रिडल्ड पावर्स हैं। प्रोसिक्यूटर का, इन्वेस्टिगेटर का, जज का रोल, और यहाँ तक के ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का रोल, एफआईए का रोल, स्टेट बैंक का रोल, जितने रेगुलेटर्स हैं सबके रोल्स को स्नैच करके एक बॉडी के अंदर आपने तफवीज कर दिए हैं। तो उसके साथ क्या हो रहा है कि बाकी पूरा निजाम जो है, अहमद खान साहब, मैं आपको लेट मी करेक्ट यू हियर, जनरल क्लॉजेज, नहीं नॉट एट ऑल, जनरल क्लॉजेज जिसमें एक ब्यूरोक्रेसी है, बिजनेसमैन है, उनको निकाला गया था, मोहसिन साहब, मलिक साहब बात दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट सर। देखिए, आपके वो कब आप मजबूर हुए, क्योंकि मैं और आप तो बात अपने तरीके से कर सकते हैं, अपनी वी कैन एक्सेंचुएट वन वर्जन, लेकिन हकाइक तो गलत नहीं हो सकते ना। बिजनेसमैन गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और उन्होंने चीख पुकार मचाई कि ये नैब तो काम नहीं करने देती। किसी ब्यूरोक्रेट का, सरकारी अफसर का किसी फाइल पर दस्तखत करने से पहले ये नैब के लॉ की वजह से सारे लोग चीखते पीटते गए। प्राइम मिनिस्टर को खुद जाकर ये बात, जो सिविल सर्वेंट्स के साथ उनका एड्रेस था, उसमें उनको खुद कहना पड़ा कि आप नैब की फिक्र ना करें, और एक मरतबा नहीं, 2 मरतबा, लाहौर में भी और इस्लामाबाद में। रिकॉर्ड पे उसके बाद एक मुझे सुन लेना, एक सेकंड सुन ले सर, एक सेकंड सुन ले। उसके बाद हुकूमत एक ऑर्डिनेंस लेकर आई, तो क्या हुकूमत ने पहले बिजनेसमैन को और सिविल सर्वेंट्स को एनआरओ दिया? व्हाट इज दिस आर्गुमेंट? इज दिस अ लॉजिक इवन? ठीक। अगर पॉलिटिकल लोग ये बात कहते हैं कि आपके ये जो लॉज हैं, ये लॉज ड्रैकोनियन हैं, अनब्रिडल्ड पावर्स हैं, तो आप कहते हैं भी आपके दौर में था, आपने क्यों नहीं किया? फेयर पॉइंट। एक सेकंड रुके ना, तो उसकी ये जो उसकी इल इम्प्लीमेंटेशन, इतनी कलरफुल एक्सरसाइज, इतनी आर्बिट्रेरी मैनर में, इतनी नेकेड ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ न्यूट्रलिटी कभी किसी ने तस्वर नहीं की थी कि इसको इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आप इसके साथ उसको इतना नेकेड तरीके से इस्तेमाल किया, और चेयरमैन नैब खुद ऑन रिकॉर्ड है, आज तक उनकी कोई एक तरदीद जिसमें उन्होंने कहा हो, जो जावेद चौधरी साहब को उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि इस हुकूमत के क़याम, इसको चलाने, ऑपोजिशन के अरकान की सियासी वफादारियां बदलने, उनकी अपनी पार्टी छुड़वाकर हुकूमत के साथ शिरकतदारी करवाना, इस काम के लिए उन्होंने ये मुकदमात कायम किए, और ये मुकदमात कायम आज तक नहीं किए। ठीक है सर, टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो रहा है, लेकिन मैं कायरा साहब का और मोहसिन साहब का कमेंट जरूर लेना चाहूंगी। कायरा साहब, क्या कहेंगे आप इस पर प्लीज? कि मैं तो सिंपल ये समझता हूं जी कि अगर अपोजिशन के इन जो मुतालबात थे या जो अमेंडमेंट्स थी, आप समझते हैं कि हमने एनआरओ मांगा आपसे, ओके, आपने उसको मुस्तरद कर दिया, उसके मुतबादल में इस कानून के अंदर आप कोई अमेंडमेंट्स फाइल तो करते, आपकी तरफ से कोई तजवीज तो आ जाती कि जनाब ये तो हम नहीं मानते, लेकिन हम ये चीजें मानने को तैयार हैं जिसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए हैं, हाई कोर्टों ने फैसले किए हैं, सारे मुल्क का मीडिया चीख रहा है, और खुद नैब कह रही है, हुकूमत कह रही है, लिहाजा उनके ऊपर तो कोई अमल दरामद हो जाता। आपकी तरफ से कोई तजवीज तो आई होती, कोई तजवीज नहीं है, सिर्फ अपोजिशन को गालियां देनी है कि उन्होंने तजावीज दी। और भाई वो तजावीज हमारी ये तो नहीं है कि इनको मानो ही मानो, हम कह रहे हैं हमारी तजावीज के मुकाबले में आपकी कोई काउंटर, हमने अगर फर्ज करें 28 तजावीज दी, आपने को 8 ही दी होती, कुछ तो बताए आपने क्या। वैलिड पॉइंट। मोहसिन अजीज साहब, सर इसका जवाब दें एंड लास्ट कमेंट। हमने देखिए, आप लोगों के पास 10 साल थे, अगर ये ड्रैकोनियन लॉज थे, अगर ये गलत लॉज थे, आप लोगों ने क्यों नहीं चेंज किए? एक तो ये सवाल आता है।
दूसरी बात ये आती है सर, कि मैं देखिए सुप्रीम हमने कोर्ट का अगर कह रहा हूं, वो कह रही है। अगर हमने ऑर्डिनेंस दिया, अब मुझे आज तो करे देना, हमने अगर ऑर्डिनेंस दिया तो वो एक जनरल स्पेसिफिक जनरल लॉज वो थी कि ब्यूरोक्रेसी या बिजनेसमैन जो खाइफ है उनको बीच में से निकाला जाए, और जो खास तौर तो पे सर वही बात तो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं ना, जो के सर लोग वही हैं बात जो कि पॉलिटिशियंस करते हैं। करप्शन कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए। देखिए बात इसमें सिर्फ नहीं, ये है जज कि मैं ये भी जो है आजाद अगर है। हमने स्पेसिफिक बनाया होता सियासतदान कि स्पेसिफिक हमने के खिलाफ फलां है। आदमी को छुड़ाना है, फलाने आदमी के लिए होता, तो तब आप बात करते कि जी हमने ये क्लॉजेस गलत बनाई है। हमने तो ये कहा कि इसको ठीक थोड़ा है। सा इसको ठीक। टोन डाउन किया जाए, और टोन डाउन किया ठीक है। जाए ताकि यहाँ पे सिलसिला आगे चल पड़े। ठीक है। लेकिन दिस वाज नॉट फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन, कि एक स्पेसिफिक पर्सन को बचाने के लिए, एक स्पेसिफिक पार्टी को बचाने के लिए, एक स्पेसिफिक खानदान को बचाने के लिए ये लॉज में अमेंडमेंट की सर, जाए, टाइम- वो टाइम- हमने न टाइम किया मेरे है पास- न करे। आपने मेरे पे सवाल किए थे जो प्राइसिस की है, मोहसिन साहब, टाइम वो बात खत्म हो गया। रहेगी। मैं आपको अगर टाइम खत्म हो गया एक मोहसिन। बात अगर बता दूं, मेडिसिन की आप किसी को इन्फोर्स नहीं कर सकते। आपको देखे ये उसके मुताबिक अगर आपकी वो नहीं होती तो आप किसी को इन्फोर्स नहीं कर सकते कि आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग न करें। आप मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी, जब मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी आपकी स्मगलिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नहीं निकाला था। कायरा साहब ये ने आपकी सुप्रीम इस कोर्ट बात ने का आपको जवाब कहा। भी दे दिया। मोहसिन साहब, ये डिबेट बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आई विश कि मेरे पास टाइम ज्यादा होता। अनफॉर्चुनेटली टाइम कम है एंड आई वुड हैव टू थैंक यू ऑल ऑफ माय वर्दी गेस्ट्स, कमर जमान कायरा साहब, सेंटर मोहसिन अजीज साहब, मलिक अहमद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।